स्पाउस एक अनकही सी दिल की दास्तान बस एमा सिर्फ एपिसोड नंबर 36। इस वक्त सब बच्चे सिवाय हरम और मरियम के उस्मान के कमरे में मौजूद थे, क्योंकि हरम और सैयद इब्राहिम अलवी की डील होने के 2 महीने बाद अगर जोयान को कुछ ना हुआ तो उस्मान को डार्क वर्ल्ड में जाना था और फिर इसका अलवी फैमिली और माहम अलवी से कोई वास्ता न होगा। जब से ये बात माहम ने सुनी थी, इसने उस्मान का बाजू नहीं छोड़ा था। वो यूं उस्मान का बाजू पकड़े बैठी रो रही थी जैसे वो अभी इसका बाजू छोड़ेगी और वो अभी चला जाएगा। माहम की इस हरकत पर जहां सब हैरान थे, वहीं पर उस्मान बहुत खुश था, क्योंकि मैडम वैसे तो उस्मान से हर वक्त शर्माती इसके पास ना आती थी और आज अपनी सारी शर्म भुलाए बस उसके साथ चिपक कर बैठी रोने में मसरूफ थी। अपने इस रोने के चक्कर में वो ये तक भूल चुकी थी कि सब लोग इसके कमरे में मौजूद हैं। भाभी, आप बेफिक्र रहें, भाई कहीं नहीं जाएंगे। क्यों रो रो कर खुद को हलकान कर रही हैं? प्लीज चुप हो जाएं। मुझे नहीं पता इशाल, अगर उस्मान कहीं गए ना तो मैं खुद को मार दूंगी और मेरी मौत के कसूरवार बाबा और पाशा होंगे। मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो। इशाल की बात सुनते माहम रोती हुई बोली तो मशारिफ फौरन बोला, जबकि इसकी बात सुनते सबके साथ साथ माहम भी अपना रोना भूलती इसे देखने लगी। कैसा आइडिया मशारिफ? भाभी देखें, पाशा ने क्या कहा था। उसने कहा था अगर 2 महीनों तक जोयान को कुछ ना हुआ तो वो भाई को यहाँ से ले जाएंगे, तो हम जोयान को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा देते हैं। ऐसे में भाई बच जाएंगे और हरम की डील भी कैंसिल हो जाएगी। तुम इसे जितना आसान समझ रहे हो मशारिफ, ये उतना आसान नहीं है। भूलो मत, वो एंजल नहीं स्कॉर्पियो है। तुम्हारा खून कर देगी वो अगर तुमने जोयान को हाथ भी लगाया तो। माहम के सवाल पर मशारिफ फौरन बोला तो सब ने इसे परेशानी से देखा। जबकि हयाम आगे बढ़ती बोली तो मशारिफ ने गहरा सांस भरा। लगी ना तुम फिर ढक्कन? जोयान को मैं नहीं, सलार हाथ लगाएगा। और यहाँ पर सब जानते हैं वो स्कॉर्पियो सलार पर जान वारती है, कुछ भी नहीं कहेगी वो उसे। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, क्या कहते हो? ट्राई करके देखें। और इसने सलार को कुछ कर दिया तो? मशारिफ की बात सुनते उमैस फौरन बोला तो बहराम ने परेशानी से सवाल किया। जबकि इनकी प्लानिंग सुनते उबैज और उर्विल ने एक दूसरे को परेशानी से देखा। नहीं करेगी ना यार, आप टेंशन ना लो। तुम बोलो सलार, तुम करोगे? ओके, कर देता हूँ। अगर ऐसा करने से हया और भाई हमारे पास रह जाएंगे तो मैं तैयार हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। मगर मैं जोयान को नुकसान कैसे पहुंचाऊंगा और कब पहुंचाऊंगा? ओहो, एक तो मुझे सब बताना पड़ेगा। देखो, तुम और जोयान सीढ़ियों के पास जाओ और फिर एक दूसरे से बहस करो, ताकि देखने वाले को लगे तुम दोनों के दरमियान कोई लड़ाई हो रही है। फिर तुम गुस्से से जोयान को सीढ़ियों से धक्का दे देना, मगर आराम से देना, जोयान को ज्यादा चोट ना है, और बस हमारा काम हो जाएगा। मशारिब का सवाल सुनते सलार फौरन बोला और फिर इसने सवाल किया तो मशारिब अपने माथे पर हाथ मारता बोला और आगे बढ़ता सलार के पास बैठता इसे पूरा प्लान बता गया। जबकि इसका प्लान सुनते सबके मुंह खुले। कभी कभी मुझे मेरे ही छोटे भाई से डर लगने लगता है। तुम बस मुझसे जेलस होते हो, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा प्यारा और ज्यादा ज़हीन हूँ। अब तुम चुप करके बैठो, हमें अपना प्लान प्रोसेस करने दो। जाजिब की बात सुनते सबने अपनी हंसी दबाई। जबकि मशारिफ चिढ़कर बोला तो सलार और जोयान ने हाँ में सर हिलाया। मगर हम बहस किस बात पर करेंगे? सलार के एक और सवाल पर मशारिब ने घूरकर इसे देखा और जोर से धक्का दिया तो वो सीधा जाता हयाम पर गिरा। जबकि सलार को हयाम पर गिरते देखकर जोयान का मुंह खुला और वो गुस्से से आगे बढ़ा। तुम्हें हया पर गिरना जरूरी था? तुम कहीं और भी तो गिर सकते थे। यार, मुझे मशारिब ने धक्का दिया तो मेरा बैलेंस आउट हो गया और मैं खुद को गिरने से नहीं बचा सका। फिक्र मत करो, तुम्हारी हया बिल्कुल ठीक है। अगर इसे चोट लगी हुई ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जोयान की बात सुनते सलार परेशानी से बोला तो जोयान ने गुस्से से जवाब दिया। जबकि इन दोनों को बहस करता देखकर हयाम ने परेशानी से इन्हें देखा। मशारिब, तुम तो पूरी मोहल्ले की कपत्ती पुप्पो हो जो हर किसी के घर में सिर्फ आग लगाती है। ओ हेलो, बाहर जाकर बहस करो सीढ़ियों के पास। तुम्हें तो मैं आकर बताता हूँ। जाजिब भाई, अब तो मुझे भी इस शैतानों के चाचा जी से डर लगने लगा है। सलार और जोयान को बहस करते देखकर उस्मान हैरानगी से बोला तो मशारिब ने अपने कंधों से गर्द झाड़ी। फिर गुस्से से बोला तो जोयान इसे देखता मुंह बनाकर जवाब देता सलार के साथ बहस करता बाहर की जाने बढ़ा। जबकि उमैस, उंजिला और हयाम जाजिब की तरफ देखते एक साथ बोले तो सबने अपनी हंसी दबाई। फिर इन सब के पीछे पीछे बाहर की जानिब आए तो सलार और जोयान को मशारिब के प्लान के मुताबिक सीढ़ियों पर खड़े बहस करता पाया। इन दोनों को यूं देखते लाउंज में बैठे सब बड़े भी परेशानी से इन्हें देखने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ समझता या बोलता, सलार ने जोयान को कंधे से पकड़ते धक्का दिया तो जोयान को सीढ़ियों से गिरते देखकर आयशा बेगम की चीख निकली। जबकि बाकी सबने परेशानी से सलार को देखा। वो दोस्त ऐसे तो ना थे कि एक दूसरे को मारने पर उतर आए। फिर ऐसी क्या बात हुई कि सलार ने जोयान को सीढ़ियों से धक्का दे दिया? यही बात सोचते सब बड़े परेशान थे।
इससे पहले कि जोयान सीढ़ियों से नीचे गिरता, यकदम ही एक रस्सी ने जोयान को इसके पेट से जकड़ा और गिरने से बचा लिया। ऐन वक्त पर जोयान को बचते देखकर सब बच्चों के मुंह खुले, जबकि सलार का तो सांस खुश्क हुआ। वो परेशानी से अपनी राइट साइड घुमा, जब इसे सामने स्कॉर्पियो मुंह पर काला मास्क लगाए, आंखों में गुस्सा लिए जोयान की रस्सी को पकड़े खड़ी नजर आई। स्कॉर्पियो को यूं अचानक हाजिर होते देखकर सब बच्चों ने एक दूसरे को परेशानी से देखा। जबकि स्कॉर्पियो ने रस्सी खींचते जोयान को ऊपर वापस खींचा तो जोयान को बचते देखकर नीचे बैठे सब बड़ों ने सुक्का सांस लिया। स्कॉर्पियो जोयान को अपने सामने खड़ा करती इसके पेट से रस्सी खोलकर निकालने लगी, जबकि जोयान ने परेशानी से सलार को देखा, जिसने मुश्किल थूक निगलते खुद में बोलने की हिम्मत जमा की। आई एम सॉरी जोयान, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैंने अचानक ही तुम्हें धक्का दे दिया। रियली सॉरी यार। इट्स ओके सलार, कोई बात नहीं, बस मैं आइंदा तुम्हारे साथ सीढ़ियों पर खड़े होकर बहस नहीं करूंगा, चलो अंदर चलते हैं। सलार की बात सुनते जोयान फौरन बोला तो सलार ने हाँ में सर हिलाया, जबकि इस सब में स्कॉर्पियो बिल्कुल खामोश रही। इसे यूं खामोश देखते मशारिब ने फखर से अपना कॉलर ऊंचा किया, जब अचानक ही स्कॉर्पियो ने वही रस्सी फेंकते इसे सलार के पैरों में बांधा। अपने पैर बंधे देखकर सलार ने आंखें फाड़ते मशारिब को देखा, जिसने यूं जाहिर किया जैसे मैंने कुछ ना देखा हो। जबकि स्कॉर्पियो एक झटके से सलार को फर्स्ट फ्लोर के टेरेस से उल्टा लटकाकर टेरेस पर लगी रेलिंग से बांध गई। अब यूं ही लटके रहो जब तक तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता और तुम्हें ये बात समझ नहीं आ जाती कि दोस्तों को मारा नहीं जाता है, तब तक यूं ही लटके रहो, समझे? जोयान भाई, कोई तो बचाओ मुझे। स्कॉर्पियो गुस्से से बोलती रेलिंग पर हाथ रखती खड़ी हुई तो इसकी बात सुनते सलार ने शोर मचाया, जबकि पूरे शराजी मेंशन में सलार की चीखें गूंजते देखकर जोयान ने मशारिब को मलामती नजरों से देखा, जो खुद आंखें फाड़े सलार को यूं लटके देख रहा था। देखो स्कॉर्पियो, मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं आइंदा नहीं करूंगा, प्लीज मुझे ऊपर ले लो, मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ। फिक्र मत करो मेरी जान, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, और वैसे भी यूं उल्टा लटकने से कोई मरता नहीं है, अब गलती की है तो सजा तो मिलेगी ना। सलार लाउंज में उल्टा लटका स्कॉर्पियो से माफिया मांगने लगा, जबकि इसे यूं स्कॉर्पियो से माफिया मांगते देखकर सबने अपनी हंसी दबाई। हाँ ठीक है, उन्हें अफसोस था जो कुछ भी स्कॉर्पियो ने सलार के साथ किया, मगर अपने दोस्त को यूं उल्टा लटका देखकर इन सब दोस्तों को एक अलग ही मजा आ रहा था। जबकि सलार की बात सुनते स्कॉर्पियो मुस्कुराकर बोली तो सलार ने गहरा सांस भरा। जालिम औरत, मुझे ऊपर खींचो, मेरा सर अब बहुत बुरी तरह से चकरा रहा है। पहले प्यार से बोलो। क्या बोलूं प्यार से? एक उल्टा लटका शख्स रोमांस कैसे कर सकता है? तुम ऊपर खींचो, तुम्हें मैं प्यार से बताऊंगा मुझे उल्टा लटकाने का अंजाम। सलार की चिल्लाती आवाज सुनते हाजरा और तोकीर साहिब ने परेशानी से इसे देखा, जबकि स्कॉर्पियो मुस्कुराकर बोली तो सलार चिल्लाता बोला। जबकि इसकी धमकी सुनते सब ने अपनी हंसी दबाई। इन्हें यूं लग रहा था जैसे इस 1 मिनट में स्कॉर्पियो ने सलार के नट बोल्ट और पेच जो हरम के चक्कर में ढीले पड़ गए थे ठीक कर दिए हों। नहीं मेरी जान, आप मुझे ऐसे उल्टे लटके हुए बहुत अच्छे लग रहे हो। या अल्लाह, इस मशारिब को तू दुनिया से उठा ले, कसम है मुझे मशारिब, मैं आज के बाद तेरी बात नहीं सुनने वाला। कमीने इंसान, कीड़े पड़े तुझे, हाय लगे तुझे मेरी, कमबख्त मारे तेरी वजह से हुआ ये सब। कमीने मनहूस मारे कुत्ते, तू मुझे ऊपर आने दे, आज मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। तू तो कह रहा था ये मुझे कुछ नहीं कहेगी, इससे तो मुझे यूं उल्टा लटका देखकर मजा आ रहा है। कमीने कमाल साहिब ठीक कहते हैं, तू है ही गंदी औलाद। स्कॉर्पियो की बात सुनते सलार ने मशारिब को बद्दुआएं देने के साथ साथ धमकियां देना शुरू की तो सलार की धमकियां और बातें सुनकर शराजी मेंशन में मौजूद सब लोगों को हंसी आने लगी। जबकि स्कॉर्पियो ने परेशान से मशारिब को देखा तो इसने फौरन नफी में सर हिलाया। ये सब क्या हो रहा है? इससे पहले कि स्कॉर्पियो कुछ बोलती या करती, लाउंज में दाखिल होती हरम की नजर सलार पर पड़ी तो इसे यूं लटका देखकर न जाने क्यों हरम को गुस्सा आने लगा, और फिर वो गुस्से से चिल्लाई तो सबने परेशानी और हैरानगी से इसे देखा। पाशा, सलार ने जोयान को सीढ़ियों से धक्का दिया था, वो तो शुक्र है मैं वक्त पर पहुंच गई और मैंने जोयान को बचा लिया, वरना इस वक्त वो बेचारा हॉस्पिटल में पड़ा होता। सलार से ऐसी हरकत दोबारा ना हो, इसलिए मैंने इसे सजा के तौर पर यूं उल्टा लटकाया है, ताकि अगली बार किसी को धक्का देने से पहले ये 1000 बार सोचे। हरम देखो प्लीज, तुम्हें अल्लाह जी का वास्ता मुझे यहाँ से नीचे उतारो, मैं 20 मिनट से लटका हुआ हूँ, मेरा सर घूम रहा है, प्लीज अपने गार्ड जी पर तरस खाओ। स्कॉर्पियो की बात सुनते सलार हाथ जोड़ता मिन्नत करता बोला तो हरम ने भी अपनी हंसी दबाई। फिर स्कॉर्पियो को इशारा किया तो इसने फौरन से सलार को ऊपर खींचा और इसकी टांगों से रस्सी उतारी तो सलार ने अपना सर थामते इसे घूरा। ऐसे ना देखो जान, प्यार हो जाएगा, तुम मुझे जान नहीं कह सकती हो, और तुम्हारी इस हरकत के बाद तो मुझे तुम पर सिर्फ गुस्सा ही आएगा, प्यार नहीं।
सलार तू ठीक है? इधर आ, तुझे मैं बताता हूँ मैं ठीक हूँ या नहीं। स्कॉर्पियो की बात सुनते सलार गुस्से से बोला तो स्कॉर्पियो ने एक आंख फेंकी। फिर मशारिफ सलार के पास आता सवाल कर गया, जिस पर सलार गुस्से से बोलता इसके पीछे भागा तो मशारिफ ने भी आगे लगकर दौड़ लगाई। जबकि इन दोनों को पूरे शराजी मैंशन में यूं आगे पीछे भागते देखकर सब बड़ों ने नफी में सर हिलाया, जबकि सब बच्चों का हंस हंसकर बुरा हाल था। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। सब लोग अपने अपने कमरों में आराम करने की नीयत से जा चुके थे। उस्मान जैसे ही फ्रेश होकर कमरे में आया तो इसे माहम सामने ही बेड पर उदास सी बैठी नजर आई। इसे यूं उदास देखते उस्मान आता इसके पास बैठा तो माहम ने फौरन से इसके कंधे पर अपना सर रखा। इसे यूं उदास देखते उस्मान को बिल्कुल भी अच्छा न लगा। माही क्या हो गया यार, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा, बेफिक्र रहो। कैसे उस्मान बेफिक्र रहूं? बाबा को एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मेरा क्या होगा। बाबा बस हयाम और जोयान को दूर करना चाहते हैं, इसके लिए वो मुझे और आपको भी दूर करने के लिए तैयार हैं। ये कैसी नाइंसाफी है? और मुझे एक बात बताएं, अगर जोयान और हयाम ही एक दूसरे का नसीब होंगे तो बाबा इन्हें अलग कैसे करेंगे? बाबा बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। मेरे सामने बैठकर मेरे ही बाप की बुराइयां कर रही हो। उस्मान की बात सुनते माहम फौरन बोली तो इसकी बात सुनते उस्मान मुस्कुराकर बोला, जिस पर माहम ने फौरन नफी में सर हिलाया। नहीं उस्मान, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस। अच्छा चलो छोड़ो, मुझे ये बताओ कुछ खाना है, ऑर्डर करूं? माहम अब भी परेशानी से बोली ही थी कि उस्मान इसकी बात काटता मुस्कुराकर बोलता अपना मोबाइल उठा गया। जबकि इसका सवाल सुनते माहम ने नफी में सर हिलाया। देखो माहम, मैं जानता हूँ तुम परेशान हो, मगर तुम खुद बताओ यूं परेशान होने से क्या होगा? जो हम दोनों के नसीब में लिखा है वो बदल तो नहीं जाएगा ना। तुम खुद बताओ, अगर हम दोनों के नसीब में जुदाई लिखी होगी तो वो हर हाल में हमें मिलकर रहेगी, और अगर हमारे नसीब में एक दूसरे का साथ लिखा होगा तो उसे भी कोई नहीं बदल सकेगा। तो फिर हम क्यों खुद को कल के बारे में सोचकर परेशान करें? हम दोनों आज जब एक साथ हैं तो इन पलों को खुलकर जी लेते हैं, ताकि कल को अगर जुदाई नसीब हो भी तो हम एक दूसरे की याद के सहारे तो रह सकें। कल के बारे में सोचकर अपने आज को बर्बाद नहीं करते हैं, हम अपने आज को खुलकर एंजॉय करते हैं। क्या कहती हो? तो ठीक है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। आज हम दोनों मियाँ बीवी बाहर लाहौर की सड़कों पर घूमेंगे, और वो भी पूरी रात, और खूब मजा करेंगे। उस्मान की बात सुनते माहम ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया, और फिर फौरन बोली तो उस्मान ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। वो वाकई ही में ये पल माहम के साथ यादगार बनाना चाहता था। जबकि इसका सर हाँ में हिलते देखकर माहम फौरन से उठती अलमारी की जानिब बढ़ी और 2 सूट निकाल कर लाई। उस्मान बताएं, इनमें से कौन सा पहनूं? ये वाला। माहम मुस्कुराकर उस्मान के आगे एक येलो और एक ब्लैक कलर का सूट करती बोली। तो उस्मान ने परेशानी से इन दोनों सूटों को देखा, फिर मुस्कुराकर येलो की जानिब इशारा करता बोला तो माहम हल्का सा मुस्कुराई। तो ठीक है, फिर डन हो गया, मैं ब्लैक ही पहनूंगी। मगर मैंने तो येलो कहा ना। हाँ, तो खुद ही तो बोला कि हमें अपने इन पलों को यादगार बनाना है। अब देखें, अल्लाह ना करे अगर हम कल को अलग हो गए तो आप ये याद करके हंसेंगे कि मेरे येलो कहने पर भी मेरी बीवी ने ब्लैक कलर का सूट पहना था। माहम की बात सुनते उस्मान ने परेशानी से सवाल किया तो माहम मुस्कुराकर बोली, जिस पर उस्मान ने नफी में सर हिलाया। फिर माहम जल्दी से रेडी होती उस्मान के साथ बाहर की जानिब बढ़ी। तो आधी रात को इन दोनों को यूं बिना किसी को बताए बाहर जाते देखकर अपने कमरे में खड़ी आयशा बेगम ने गहरा सांस भरा। वो इन दोनों का दुख समझती थी और इस बारे में एक बार फिर सैयद इब्राहिम अलवी से बात करने का सोच चुकी थी। तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें पूरे मेंशन में ढूंढ रहा था। मुझे यहाँ बैठकर चांद को देखना अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। परेशान हो? जोयान, जो कब से हयाम को पूरे मेंशन में ढूंढ रहा था, इसे छत पर अकेला बैठे देखकर परेशानी से बोला। तो हयाम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जबकि इसके चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट देखते जोयान ने सवाल किया। तो हयाम ने हाँ में सर हिलाया। शाजिल मिराज की कॉल आई थी। उन्होंने बोला है डॉक्टर सिया किसी काम से स्पेन गई हैं, 3 हफ्तों बाद वापस आएंगी। उनके वापस आने के बाद पाशा के हुक्म के मुताबिक मुझे भी रोमानिया जाना होगा। मेरे पास सिर्फ 3 हफ्ते हैं, उसमें मुझे सब कुछ करना है। सबसे पहले अपनी ताई से बदला लेना है और अपनी मम्मा और बड़ी मम्मा के साथ दादो को भी सेफ जगह पर पहुंचाना है। उसके बाद मुझे तुम्हें अलविदा कहना है, एक ऐसा अलविदा जो हम दोनों कभी ना भूलें। अगर नसीब में हुआ तो हम दोनों दोबारा ज़रूर मिलेंगे, मगर उससे पहले मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी के सबसे हसीन पल गुजारना चाहती हूँ। जोयान, मैं फील करना चाहती हूँ कि अगर हम दोनों एक साथ होंगे तो हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। तुम मेरा साथ दोगे ना? हयाम की बात सुनते जोयान भी परेशानी से इसके पास बैठा। जबकि हयाम को बात बीच में दूरी छोड़ते देखकर जोयान ने परेशानी से सवाल किया तो हयाम फौरन बोली। इसकी बात सुनते जोयान ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। तो हयाम फौरन से इसके गले लगी। हयाम को यूं अपने गले लगते देखकर जोयान ने भी इसके गिर्द अपने हाथों का घेरा बनाया और फिर वो दोनों एक साथ ही आसमान में चमकते चांद को देखने लगे।
क्या हम बात कर सकते हैं? बहराम इस वक्त फर्स्ट फ्लोर के टेरेस पर खड़ा आसमान को देख रहा था जब इसे अपने पीछे से एक जनाना आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनते बहराम परेशानी से मुड़ा तो इशाल को अपने सामने देखते हैरान हुआ। जी बोलें, क्या बात करनी है? मैं यहाँ पर आज आपके पास अपने दिल का हाल बयान करने आई हूँ। हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं मिस, ये मुमकिन नहीं है। बहराम की बात सुनते इशाल ने सर झुकाते कुछ झिझकते जवाब दिया तो बहराम गहरा सांस भरते बोला, जबकि इसकी बात सुनते इशाल की आंखों में आंसू आए। वो अपने आंसू अपने अंदर ही उतारती बहराम को देखने लगी। आपको बार बार मेरा दिल तोड़ते मुझ पर तरस नहीं आता? जो बात मुमकिन ही नहीं है उस बात पर बहस करने का फायदा भी नहीं है। तुम अपने भाई का रिएक्शन देख चुकी हो और उस रिएक्शन को अपने मुंह पर बर्दाश्त भी कर चुकी हो, और तुम अपने बाप का रिएक्शन भी देख चुकी हो। हयाम और जोयान को अलग करने के लिए उन्होंने उस्मान और माहम को अलग करने का फैसला कर लिया, और इस सब के बाद भी तुम मेरे सामने खड़ी ये सवाल कर रही हो तो मैं तुम्हें बता दूं, मुझे तरस नहीं आता। हाँ, मगर मुझे बार बार तुम्हारा दिल तोड़ना भी बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए दोबारा मेरे पास ये सवाल लेकर मत आना प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। इशाल की बात सुनते बहराम परेशानी से बोला तो इशाल ने हिचकियों के साथ रोना शुरू किया। इसे यूं रोते देखकर बहराम के दिल को कुछ हुआ। वो नाजुक लड़की क्या कर बैठी थी? वो जानता था दिल के जख्म बहुत गहरे और बहुत बुरे होते हैं, मगर वो चाह कर भी इस लड़की के जख्मों को भर नहीं सकता था। देखो, प्लीज रोना बंद करो। अगर आप मेरे नहीं हुए तो मैं खुद को मार लूंगी, कुछ भी कर लूंगी खुद के साथ। मैं सच कह रही हूँ, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। सब कुछ छोड़कर एक लड़की की बेबसी तो देखें आप, कि वो खुद आपके पास आपके सामने अपने दिल का हाल खोल रही है, और आप क्या कर रहे हैं? आप भी बाबा और भाई की तरह एक टिपिकल मर्द बनते इसे अपनी जाहिलियत वाली रस्मो रिवाज की भेंट चढ़ा रहे हैं। इस्लाम में ये कहाँ पर लिखा है कि एक सैयद जात की लड़की और लड़के की शादी सिर्फ एक सैयद जात के लड़के और लड़की से ही हो सकती है, किसी दूसरी जात के लड़के और लड़की से नहीं? क्या दूसरी जात वाले इंसान नहीं होते? क्या वो अल्लाह जी की अशरफुल मखलूकात में शामिल नहीं होते? क्या सिर्फ हम सैयद जात वाले अशरफुल मखलूकात हैं? और अगर हम सैयद जात वालों को कोई दूसरी जात का पसंद आ भी जाए तो हमारा क्या कसूर है? ये सब तो खुद ही हो जाता है ना। हम जानबूझकर तो किसी से मोहब्बत नहीं करते हैं। मेरा क्या कसूर है? मुझे समझ नहीं आता बहराम। प्लीज, बाबा और भाई बाद में आएंगे, पहले आप तो मेरा साथ दें, मुझे यूं अकेला ना छोड़ें। आपने पहले भी यही किया था। हरीम आपसे मोहब्बत करती थी, मगर आपने इसे बीच राह में छोड़ दिया, और अब मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ, मगर अब भी आप मुझे बीच राह में छोड़ रहे हैं। मैं जानती हूँ हरीम और मेरा मुकाबला नहीं। हरीम आपकी भी मोहब्बत थी, मगर मैं नहीं हूँ। लेकिन यकीन जाने, मैं आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। प्लीज मुझे यूं मत ठुकराएं, प्लीज बहराम। मान जाओ बहराम, मेरी बच्ची को यूं मत रुलाओ। एक ही बेटी है मेरी, और मैं इसे रोते हुए नहीं देख सकती। अगर तुम नहीं माने तो ये यूं ही रोती रहेगी, और तुम अलवी साहिब, जोयान या उस्मान की फिक्र मत करो, क्योंकि मैं फैसला कर चुकी हूँ। अब मैं अपने बच्चों को और दुख सहने नहीं दूंगी। मैं उनके हर फैसले में उनके साथ डट कर खड़ी रहूंगी, और अगर इशाल के इस फैसले में मुझे इसका साथ देना है तो तुम्हें भी इसका साथ देना होगा। मैं तुम्हें अभी जवाब देने का नहीं कह रही, मगर इस बारे में सोचना जरूर। चलो इशाल, रात बहुत हो गई है, कमरे में चलते हैं। बहराम की बात सुनते इशाल रोती हुई बोलती चली गई, जबकि इसकी बात सुनते बहराम गहरी सोच में डूब गया। इसे यूं खामोश देखते टेरिस के दरवाजे के अंदर खड़ी आयशा बेगम, जो इशाल और बहराम की सब बातें सुन चुकी थीं, टेरिस पर आती बोली तो इनकी बात सुनते इशाल ने मजीद रोना शुरू किया, जबकि बहराम खामोशी से खड़ा रहा। इसे यूं खामोश देखते आयशा बेगम मुस्कुराकर बोली और इशाल को लेती अंदर चली गई, जबकि पीछे बहराम गहरी सोच में डूबा रह गया। जाजिब जिस वक्त कमरे में दाखिल हुआ तो हरीम इसे कहीं नजर न आई। हरीम को कमरे में ना पाकर जाजिब ने परेशानी से इधर उधर देखा। जब इसे हरीम चेंजिंग रूम में ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने सुनहरे बाल ब्रश करती किसी गहरी सोच में डूबी नजर आई। हरीम को यूं देखते जाजिब ने गहरा सांस भरा और आगे की जानिब बढ़ा, जब अचानक इसके मोबाइल पर मैसेज की बीप हुई। अपने मोबाइल की आवाज सुनते जाजिब ने फौरन से अपना मोबाइल निकाला तो इसे सामने ही शीजल का मैसेज नजर आया। जाजिब, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तुम हरीम और अपने रिश्ते को बिल्कुल ठीक कर लोगे और एक साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारोगे। बेटा, जो कुछ भी हुआ वो माजी था, इसे भूल जाने में ही सबकी भलाई है। अब तुम्हें अपने हाल और मुस्तकबिल का सोचना है, अपने बच्चे का सोचना है और अपनी आने वाली जिंदगी को हरीम के साथ बेहतर बनाना है। तुम्हारे बाबा ने जो बात कही इस पर अमल करना है। 3 महीने खत्म होने से पहले तुम्हें हरीम और अपने दरमियान की हर गलतफहमी को दूर करके अपने रिश्ते को ठीक करना है। सिकंदर भाई इस बारे में कुछ नहीं जानते। इससे पहले कि वो कुछ जाने, तुम सब कुछ ठीक कर लो। हरीम अच्छी बच्ची है, वो तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी।
प्लीज़ मेरी बातों पर गौर करना और इसे और अपने रिश्ते को एक मौका ज़रूर देना। मेरा प्यारा बेटा मेरी बात समझेगा, मुझे अच्छे से पता है। लव यू मॉम की जान। मैसेज बॉक्स खोलते ही इसे सामने शीज़ल का मैसेज नज़र आया। इस मैसेज को पढ़ते हुए जाजिब की आंखों के सामने वो सब कुछ एक बार फिर घूम गया। 3 हफ्तों से जो कुछ भी हुआ, अलवीना के निकाह से लेकर आज के दिन तक, सब कुछ किसी फिल्म की तरह इसकी आंखों में चलने लगा। इस फिल्म के खत्म होने के बाद जाजिब ने अपना सर उठाया जब इसे हरीम सामने अब भी वैसे ही खड़ी नजर आई। हरीम को देखते जाजिब की नजर सीधा इसके पेट पर गई जहां पर इसका बच्चा पल रहा था। अपने बच्चे और शीजल की बातें सोचकर जाजिब ने फैसला किया कि वो इस रिश्ते को मौका जरूर देगा, क्योंकि ये बात भी हकीकत थी कि जब तक जाजिब बहराम और हरीम के बारे में नहीं जानता था तब तक इसे हरीम में कोई खोट नजर नहीं आया था। और अब जब वो सब कुछ जानता था तब भी इसे हरीम के किरदार में कोई झोल नजर नहीं आया था। वो पाक थी, बिल्कुल पाक, और इस पाक औरत को अल्लाह ने जाजिब कमाल के नसीब में लिखा था, जिसकी नाकदरी करते जाजिब कमाल ने इसे दर दर की ठोकरों पर छोड़ दिया था। मगर अब जाजिब कमाल को इस औरत का साथ जिंदगी भर के लिए चाहिए था। अब अगर इसके लिए इसे हरीम सिकंदर के कदमों में भी बैठना पड़े तो वो जरा ना शर्माएगा। जबकि खुद पर किसी की मुसलसल नजरें महसूस करते हरीम की सोचों का तसलसल टूटा और वह गर्दन घुमाकर कमरे में खड़े जाजिब को देखने लगी। एक पल के लिए ग्रे आंखें हनी ब्राउन आंखों से टकराईं और फिर ग्रे आंखों ने रुख मोड़ लिया, जबकि इन ग्रे आंखों को यूं रुख मोड़ते देखकर हनी ब्राउन आंखों में तकलीफ की किरचियां उभरी। हरीम खामोशी से ब्रश रखती सीधी आती बेड पर बैठी। अब इससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, जबकि इसे यूं बैठते देखकर जाजिब खामोशी से आता इसके सामने घुटनों के बल जमीन पर सर झुकाते बैठा। तो हरीम ने परेशानी से इसे देखा। इससे पहले कि हरीम कुछ बोलती जाजिब ने अपने दोनों हाथ इसके आगे जोड़े तो हरीम ने अपने मुंह पर हाथ रखा। मुझे माफ कर दो हरीम, मैं बहुत बुरा शख्स हूँ, मुझे माफ कर दो। जाजिब, आप मुझसे माफी मांग तो चुके हैं और मैं आपको माफ कर भी चुकी हूँ, फिर आप यूं क्यों मुझसे माफी मांग रहे हैं? तुमने सच में मुझे माफ कर दिया है? जाजिब की बात सुनते हरीम परेशानी से बोली तो जाजिब ने सर उठाते सवाल किया, जबकि इसे यूं रोते देखकर हरीम के दिल को कुछ हुआ। वो फौरन से आगे बढ़ती इसके चेहरे पर बहते आंसू साफ करती हाँ में सर हिला गई। जबकि इसे यूं हाँ में सर हिलाते देखकर जाजिब ने अपना सर इसकी गोद में रखा तो हरीम ने फौरन से इसके काले बालों में अपनी नर्म और नाजुक उंगलियां चलाई। तुम दिल से मुझे माफ कर चुकी हो ना? जी जाजिब, मैंने आपको दिल से माफ किया। तो क्या हम फिर से एक हो सकते हैं? जाजिब के सवाल पर हरीम फौरन बोली तो जाजिब ने अपनी आंखें बंद की। न जाने आज इसे इतना सुकून कैसे मिल रहा था। वो तो 3 हफ्तों से ठीक से सोया भी ना था। फिर कुछ देर बाद जाजिब ने सर उठाते हरीम को देखते सवाल किया तो हरीम ने इसकी बात का मतलब समझते नजरें झुकाईं और फिर धीरे से सर हाँ में हिलाए तो जाजिब ने मुस्कुराकर इसे देखा। हम पक्का एक हो सकते हैं ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जाजिब की बात सुनते हरीम ने अपने पेट पर हाथ रखा, फिर नफी में सर हिलाया तो जाजिब ने मुस्कुराकर पहले इसके पेट पर और फिर इसके सर पर बोसा दिया तो हरीम की आंखें नम हुई। इसे यूं नम आंखों के साथ अपनी जानिब देखता पाकर जाजिब हल्का सा मुस्कुराया और फिर इसे धीरे से बेड पर सीधा लिटाते इसके ऊपर साया फगन हुआ और फिर धीरे धीरे रात के सिरकने के साथ साथ जाजिब और हरीम ने अपना टूटा बिखरा रिश्ता एक बार फिर जोड़कर इसे मुकम्मल कर लिया। वो इस वक्त शराजी मेंशन के किचन में खड़ी थी जब अचानक किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा तो अरोमा ने डरकर चीख मारी। इसकी चीख सुनते पीछे से आने वाला शख्स भी बुरी तरह से डरा, जबकि अरोमा के हाथ में पकड़ा पाउडर मिल्क के पैकेट से दूध इसके उछलने की वजह से बाहर की जानिब गिरता सामने वाले को सफेद कर गया। तुमने ये क्या किया और रात के इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ कब आए? और ऐसे कोई इतनी रात को चुप करके आता है? अगर मेरा हार्ट फेल हो जाता तो इसमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा शौहर हार्ट का ही डॉक्टर बन रहा है, तुम्हारा इलाज कर देता, वो भी फुर्सत से। उमैस, जिसके मुंह पर पाउडर मिल्क गिरता इसे सफ़ेद भूत बना गया था, परेशानी से बोलता सवाल कर गया, जिस पर अरोमा इसे देखती फ़ौरन बोली तो उमैस ने अपना चश्मा उतारते इसे अपनी शर्ट से साफ किया और फिर किचन के शेल्फ पर पड़ा वाइप्स का पैकेट उठाते इसमें से एक वाइप निकालते इससे अपना चेहरा साफ किया तो अरोमा को कुछ हौसला हुआ। रात के 1 बजे वो शख्स इसके सामने सफ़ेद भूत बना खड़ा था। इसे तो वैसे इस शख्स से डर लगता था, ऊपर से वो सफ़ेद भूत बना इसे किसी हॉरर फिल्म की प्रेत आत्मा ही लगा। अरोमा की बात सुनते अपना चेहरा साफ करते उमैस ने अपना चश्मा वापस से लगाया और मुस्कुराकर बोला तो अरोमा को अपनी जान हलक में अटकती महसूस हुई। वो हाथ में पकड़े मिल्क पाउडर के पैकेट को मजीद मजबूती से थाम गई। इस वक्त किचन में क्या कर रही थी तुम? वो मैं क्या वो मैं बोली बोलो भी।
उमैस के आईब्रो उचकाकर सवाल करने पर अरोमा को जवाब देना दुनिया का मुश्किल तरीन काम लगा। वो बमुश्किल इसे जवाब देने लगी मगर आवाज निकलने से इनकारी थी। जब किसी यूं एक ही लफ्ज दो दो बार दोहराते देखकर उमैस ने परेशानी से सवाल किया तो अरोमा को रोना आने लगा। एक तो वो शख्स बला का हैंडसम था, ऊपर से इसकी ओशन ब्लू आंखें इसे मजीद जाजिब नजर बनाती थीं। उस पर से वो शख्स इसका महरम था। अरोमा को लगा कि वो यहीं के यहीं बेहोश हो जाएगी, जबकि इसे स्टैचू बनने देखकर उमैस ने गहरा सांस भरा तो इसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करते अरोमा की रही सही जान निकली। इसे उमैस को जवाब देना था, इसलिए वो खुद में जवाब देने की हिम्मत जमा करने लगी। वो भाभी ने उमैस का फीडर बनाने का बोला था, वो बना रही थी, मगर दूध तो सारा तुमने मुझ पर गिरा दिया, अब क्या करोगी? अरोमा की मुश्किल से जवाब देते देखकर उमैस ने फिर से गहरा सांस भरा। इसे समझ नहीं आता था वो लड़की इससे इतना क्यों डरती थी। फिर उमैस ने परेशानी से सवाल किया तो अरोमा एक बार फिर स्टैचू हुई। इसे फिर से स्टैचू बनते देखकर उमैस ने अपने माथे पर हाथ मारा। उफ लड़की, होश में तो हो, जवाब दो मुझे। उमैस इसे दोनों कंधों से थामता हल्का सा हिलाकर बोला तो अरोमा की रही सही जान भी निकल गई और वो एकदम ही होशो हवा से बेगाना होती उमैस की बाहों में झूल गई। जबकि इसके बेहोश होते ही इसके हाथ में पकड़ा पैकेट जमीन पर जा गिरा और इसमें बचा कुचा दूध भी जमीन पर फैल गया। जबकि इसे यूं बेहोश होते देखकर उमैस का दिल किया अपना सर किसी दीवार में दे मारे। फिर अरोमा के बेहोश वजूद को उमैस अपनी बाहों में उठाता उबैस के कमरे की जानिब बढ़ा, जहां पर इसकी बहन और माँ उन्जिला, अनाइजा और बी जान के साथ बैठी बातों में मसरूफ थी। अरोमा भी वहीं मौजूद थी मगर अनाइजा को उठते देखकर इसने कहा था कि वो फीडर बना लाती है, वो उवैस को संभाल ले जो इसे अपनी जगह से उठने नहीं दे रहा था और साहिब को फीडर भी चाहिए था। अरोमा की बात सुनते अनाइजा ने मुस्कुराकर इसे फीडर बनाने का तरीका बताया था, जबकि अब वो मैडम खुद बेहोश हो चुकी थी। उमैस इसे लेता जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो बीजान, मारिया, नौशीन, उन्जिला और अनाइजा के साथ साथ उबैज, उर्विल और आलिम ने भी इसे परेशानी से देखा। उबैज शराजी तो पहले ही जाकर सो चुके थे, जबकि वो सब बैठे मजे से बातें कर रहे थे। उमैस, इसे क्या हुआ? भूत देख लिया इसने आपी, इसलिए बेहोश हो गई है। हैं? भूत? कौन सा भूत? मारिया के सवाल पर उमैस हल्के गुस्से से बोला तो उन्जिला ने परेशानी से सवाल किया, जिस पर उमैस ने अपना सर झटका। उठेगी तो पूछ लेना कि कौन सा भूत देखा है इसने। और भाभी, आपने जिस पैकेट से दूध बनाने के लिए इस मैडम को दिया था वो पैकेट भूत देखने के बाद जमीन पर फेंककर जाया कर चुकी है। आप खुद से जाकर दूध बना ले। हाँ वो बना लेती है, मगर तुम्हारा मूड क्यों खराब है? दिमाग खराब हो गया मेरा, इसलिए। उमैस गुस्से से बोला तो उबैस ने परेशानी से सवाल किया, जबकि अनाइजा खामोशी से उठती दूध बनाने चली गई। उबैस का सवाल सुनते उमैस गुस्से से बोला तो इन सब ने एक दूसरे को परेशानी से देखा। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता अरोमा को होश आ गया। इसे हिलते देखकर उन्जिला परेशानी से आती इसके पास बैठी। अरोमा, तुम ठीक तो हो? उन्जिला इसे अपने सहारे बेड पर बिठाती सवाल कर गई, जिस पर अरोमा ने हाँ में सर हिलाया। फिर अपनी नजर उठाते सामने देखा तो उमैस को सामने ही बैठे गुस्से से अपनी जानिब देखता पाकर अरोमा का सांस खुश्क हुआ। अरोमा, क्या हुआ था? तुम बेहोश कैसे हो गई थी? मारिया के सवाल पर अरोमा ने अपनी उंगलियां चटखाते अपना सर झुकाया तो उमैस गुस्से से सर झटकते कमरे में बने टेरिस पर चला गया। इसे टेरिस पर जाते देखकर अरोमा को कुछ हौसला हुआ और फिर वो किचन में हुआ वाकया सबको सुना गई। जबकि इसके मुंह से सब सुनते मारिया और उन्जिला ने एक दूसरे को हैरानगी से देखा। इन्हें समझ ही ना आया कि वो क्या बोले। मतलब कि तुम उमैस भाई को देखकर डर गई थी और फिर बेहोश हो गई? वैसे अरोमा, मेरा भाई इतना भी डरावना नहीं है कि तुम इसे देखकर बेहोश ही हो जाओ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं उन्हें देखकर बेहोश नहीं हुई थी। वो बस मुझे उनसे डर लगता है और वो कुछ पूछते हैं तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती और फिर जब वो थोड़ा गुस्से से पूछते हैं तो मैं बेहोश हो जाती हूँ और फिर जब मुझे होश आता है तो वो मेरे पास नहीं होते। इसकी बात सुनते कमरे में दाखिल होती है नाइजा ने परेशानी से सवाल किया तो अरोमा ने हाँ में सर हिलाया, जबकि इसका सर हाँ में हिलते देखकर उबैज और उर्विल ने एक दूसरे को देखा। बाकी सबने भी परेशानी से इसे देखने लगे। फिर मारिया मुस्कुराकर बोली तो अरोमा ने शर्मिंदगी से सर झुकाते जवाब दिया, जबकि इसकी बात सुनते उन्जिला और अनाइजा ने अपनी हंसी दबाई। मतलब कि तुम पहले भी ऐसे बेहोश हो चुकी हो? जी, बहुत बार, अब तो मैं गिनती भी भूल गई हूँ। मारिया के सवाल पर अरोमा ने मासूमियत से जवाब दिया तो मारिया ने टेरिस पर खड़े अपने मोबाइल में मसरूफ उमैस को देखा। इसे अब समझ आया था कि उमैस टेरिस पर जाकर क्यों खड़ा हुआ था। वो जानता था जब तक वो अरोमा के सामने रहेगा वो यूं ही इससे डरती रहेगी और कुछ भी नहीं बोलेगी। जबकि अरोमा की बात सुनते नौशीन शहराजी को हैरत का झटका लगा। जहां इनकी दो बहुएं इनके दोनों बेटों को अपनी उंगलियों पर नचाती थीं, वहीं पर इनकी तीसरी बहू कुछ ना बोलकर भी इनके बेटे के नाक में दम करके रखती थी।
देखो अरोमा, हमारे शौहर गैंगस्टर्स हैं, फिर भी हमें कुछ नहीं कहते। भले से जितने मर्जी गुस्से में हो, उमैस भाई भी तो उनके ट्रिपलेट हैं, वो भी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, यकीन मानो। हाँ, तुम उमैस को धक्के देकर कमरे से बाहर भी निकाल दोगी ना तो वो बेचारा कुछ नहीं बोलेगा, बस खामोशी से जाकर दूसरे कमरे में सो जाएगा, इसलिए इससे इतना डरने की जरूरत नहीं। अनायजा की बात सुनते उंजिला भी फौरन बोली तो अनायजा ने अपनी हंसी दबाते उबैस को देखा, जिसने मुंह बनाते अपना आईब्रो झुकाया, जबकि अपनी बड़ी और छोटी बहू को अपने ही सामने अपनी तीसरी बहू को अपने बेटे के खिलाफ पट्टियां पढ़ाते देखकर नौशीन शराजी ने हैरानगी से इन्हें देखा। अपनी माँ का चेहरा देखते मारिया का एक फलक झुगाव कहका कमरे की हवा में गूंजा, जबकि इसका कहका सुनते उंजिला और अनायजा को याद आया कि वो दोनों अपनी ही नंद और सास के सामने अपनी देवरानी को अपने देवर के खिलाफ पट्टियां पढ़ा रही हैं। जबकि इन दोनों की शक्ल देखते अब की बार कहका लगाने की बारी उर्विल और उबैस की थी। इन सबको यूं हंसते देखकर उमैस कमरे के अंदर आया। क्या हुआ, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? वो क्या है ना, मेरी मॉम बहुओं वाली हो गई है, इन्हें इस बात का एहसास हो गया है, इसलिए हम सब हंस रहे हैं। तौबा है आजकल की लड़कियों की, तुम दोनों को जरा लिहाज नहीं, मेरे सामने ही मेरे बेटे के खिलाफ इसे पट्टियां पढ़ा रही हो। उमैस के सवाल पर मारिया मुस्कुराकर बोली तो नौशीन शराजी ने गुस्से से जवाब दिया। जबकि इनकी बात सुनते उंजिला और नाइजा ने अपना सर झुकाया तो इन दोनों को सर झुकाते देखकर मारिया आती नौशीन शराजी के पास बैठी और इनके गले में हाथ डाला। कोई बात नहीं ना मॉम, करने दें, हमें भी तो नंद और सास वाला कार्ड चलने का मौका मिले और फिर बाद में हम दोनों माँ बेटियां अकेले में इन तीनों की खूब बुराइयां करेंगी। आय हाय, मैं क्यों अपनी बहुओं की बुराइयां करूं? अल्लाह ने इतनी खूबसूरत बहुएं दी हैं मुझे। और खबरदार जो तुम मेरी बहुओं से लड़ी तो हटो पीछे, अब रात इतनी हो गई है, चलो चल के सब सो। मारिया की बात सुनते नौशीन शराजी गुस्से से इसके हाथ पर हाथ मारती बोली, फिर उठती बाहर की जाने बढ़ी तो बीजान भी अपनी इलेक्ट्रिक व्हील चेयर लेती बाहर चली गई। इन दोनों के जाने के बाद मारिया ने मुस्कुराकर अनायजा, उंजिला और अरोमा का हाथ पकड़ा। फिक्र मत करो, वो गुस्से में बोल तो रही थी मगर असल में वो बहुत अच्छी हैं, गुस्सा नहीं करती हैं। हाँ, कभी कभी डांट देती हैं मगर माएँ तो डांटती अच्छी लगती हैं, इसलिए तुम तीनों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और मुझे भी वो सीरियल्स की तरह कपत्ती नंद बनने का कोई शौक नहीं, इसलिए हम चारों तो बहनें और दोस्त बनकर रहेंगी, ठीक है ना? और फिर मैं तुम्हें अपने तीनों भाइयों को हैंडल करने का तरीका भी बताऊंगी और तुम तीनों को सपोर्ट भी करूंगी, ठीक है ना? मारिया की बात सुनते नाइजा, उंजिला और अरोमा ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। फिर अपने अपने शौहरों को देखा तो उर्विल ने मुंह बनाया। ये गलत बात है, आप हमारी बहन हैं। अगर आप इन तीनों के साथ होंगी तो आलिम भाई को हम अपने साथ कर लेंगे, फिर मत कहिएगा हमें कुछ। हाँ, तो जहाँ आप तीनों भाई सोएंगे वहां पर एक बिस्तर आलिम भाई का भी लगा लीजिएगा, हमें कोई मसला नहीं। और याद रखिएगा, बच्चे बस हमारे यहाँ, आप चारों को नहीं मिलेंगे। उर्विल की बात सुनते उमैस मुस्कुराकर बोला तो अनायजा ने फौरन जवाब दिया। जबकि इसकी बात सुनते उमैस ने उबैस को परेशानी से देखा। मेरी टीम में आने पर मुबारक हो तुम तीनों को, शुक्र है अब से मैं अकेला गेस्ट रूम में नहीं सोऊंगा, तुम तीनों भी साथ शामिल होगे मेरे, मुबारक हो भाइयों। उमैस की नजरें समझते उबैस मुस्कुराकर बोला तो उमैस ने गहरा सांस भरा। फिर ऐना और एनी को रोते देखकर इन सबको भी टाइम का एहसास हुआ और वो सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। जबकि पीछे अनायजा और उबैस मुस्कुराकर एक दूसरे को देखते सोने की तैयारी करने लगे।